हेलो दोस्तों, नमस्ते। इसकी कहानी है बोझ नहीं है बुढ़ापा। मेरे पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल जी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। घर आधुनिक चीज़ों से भरा पड़ा था। उनके बेटे बेटी और बहू भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे। फिर भी अंकल जी स्वयं वृद्धाश्रम चले गए। ऐसा अंकल जी ने क्यों किया? मेरा नाम प्रतिज्ञा है। आज बच्चों की जिद पर मैं उन्हें घुमाने ले गई। वहाँ शर्मा अंकल जी से मुलाकात हुई, जो 8 वर्ष पहले हमारी ही सोसाइटी में रहते थे। चमकदार चेहरा, उत्साही मुस्कान, बच्चों के साथ बैठकर खेल रहे थे। समुद्र की लहरें उन्हें गीला कर रही थी। उम्र होगी 70 के करीब। सुखी जीवन के पहलू खोलते हुए उनकी आंखों से उत्साह छलक रहा था। 5 साल पहले पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। बेटी बेटा विवाहित थे और उच्च पद पर स्थित थे। सब कुछ ऐसा कि नज़र लग जाए, फिर भी अकेलापन आदमी को काटने को दौड़ता है। परंतु इसका एहसास हो, इसके पहले ही एक सुंदर से वृद्धा आश्रम में स्वयं चले गए और जीवन संध्या जैसे महक उठी। बच्चों ने बहुत विरोध किया। पापा, ये क्या पागलपन है? घर में कोई तकलीफ़ है क्या? हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर यह वृद्धाश्रम क्यों? शर्मा जी बोले, बेटे, यह अलगाव इसलिए कि जब तक मैं हूँ थोड़ा अंतर रहे। यह ठीक है, तुम मुझे यहाँ छोड़ने आते तो यह वृद्धाश्रम होता। मैं यहाँ खुद आया हूँ तो मेरे लिए ये वानप्रस्थ आश्रम है। मैं अभी बूढ़ा कहाँ हुआ हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत सी कहानियाँ पढ़नी हैं और भी बहुत कुछ करना है जो मेरे मन में है। मुझे फिर से बंधन में मत बांधो। और फिर आजकल हम सभी एक फ़ोन की दूरी पर ही तो हैं। यह सब बताते हुए वह हमें आइसक्रीम वाले के पास लेकर गए। बच्चों ने बड़े उत्साह से कहा, भैया हमें भी आइसक्रीम दो ना। जीवन जीने की उत्साह जैसे उनके अंग अंग में भरा था। इनक्रीज किए हुए ब्रांडेड शर्ट और महंगी जीन्स, सिर पर कैप। इस उम्र में भी ऐसा सलीका और उनका जीवन के प्रति उत्साह मैं टकटकी लगाकर जैसे देखती रह गई। यहाँ तो कहीं भी निराशा और बुढ़ापे का नाम ही नहीं था तो सिर्फ ताज़े फूलों की तरह खिले जीवन की ओर देखने का दृष्टिकोण। मैं बहुत प्रभावित हुई। उनका पता मांगा तो बोले, यदि दे भी दूं तो आज की पीढ़ी के पास समय कहाँ है। 2 दिन तुम्हारे पर्स में चिट पड़ी रहेगी और तीसरे दिन तुम फेंक दोगी। इसलिए ज़्यादा मत सोचो। यदि किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे, और यदि नहीं तो पता देकर भी क्या फ़ायदा। और मैं उन्हें दूर तक जाते देखते रह गई। उनसे मिलने के बाद आज बार बार आँखों के आगे तिवारी अंकल जी का उदास खोया खोया चेहरा नज़र आ रहा था। सच, दोनों में कितना अंतर था। तिवारी जी तो बेचारे मशीन बनकर रह गए थे। इस उम्र में भी सुबह उठकर पोती को स्कूल बस के लिए छोड़ना, दूध सब्जी और राशन का सामान लाना, बिल भरना और न जाने ऐसे कितने काम उनसे करवाए जाते थे, क्योंकि वह रिटायर हो चुके थे। कामों की लिस्ट दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। परेशान हो गए थे। संघर्षों और पैसों की कमी से उनके कंधे समय से पहले ही झुक गए थे। बुढ़ापे में एक तरह की लाचारी आ गई थी तिवारी अंकल जी पर। आज उनसे मिलने का निश्चय किया। दुविधा भी थी, क्योंकि उनसे किसी का मिलना जुलना उनके बहू बेटे को पसंद नहीं था। शर्मा जी के बारे में उन्हें बताना था और निमंत्रण भी देना था। निमंत्रण तो बहाना था। हमारी सोसाइटी में अधिकांश वृद्ध दंपत्ति ही रहते थे। जब से मैं शादी होकर आई थी, उनका अकेलापन, घुटन, मजबूरी और कसमकस देखती आ रही थी। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन आज शर्मा जी से मिलने के बाद जैसे मेरे बंद दिमाग के ताले खुल गए थे। मेरे सास ससुर आए हुए थे। मैंने योजना बनाई कि अपने सास ससुर से मिलवाने के बहाने सारे सीनियर सिटीजन को एक साथ बुलाया जाए,
ताकि वो आपस में अपने अनुभव बांट सकें। फिर किसी तरह कोशिश करके उन्हें दोबारा नियमित अंतराल के बाद मिलवाया जाए। महिला मंडल की तरह एक संस्था स्थापित की, फिर दिशा उन्हें खुद मिल जाएगी। विचारों में उलझी मैं कब उनके घर पहुंची पता ही नहीं चला मुझे, और मेरे हाथ में उनकी पसंद की मिठाई देखकर उनकी आंखें भर आईं। पत्नी के गुजरने के बाद उनकी पसंद नापसंद किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सारी कहानी बताकर बोले, जरा भी खाली होता हूँ तो लगता है घड़ी का कांटा रुक गया है। कोई मेरी सलाह नहीं मानता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना। मैंने भी बेटी के हक से प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा, अंकल जी, अब आप गृहस्थी की जिम्मेदारी से भी रिटायर हो जाइए। उनका बोझ आगे की पीढ़ी के कंधों पर दे दीजिए। इस बोझ से यदि उनके पैरों में मोच आती है तो अपने अनुभवों से उन्हें संभाल दें, परंतु यदि उनके ना मांगने पर भी आप अपने अनुभवों और उपदेशों की बेड़ियां उनके पैरों में डालते रहेंगे तो उनका चलना मुश्किल हो जाएगा और वो ये बेड़ियां उपेक्षा की धार से काट फेंकेंगे। बिल्कुल सच कह रही हो बेटी, आँखों के आगे एक पर्दा था जो तुमने हटा दिया। सच में अच्छा निर्णय लिया शर्मा जी ने वृद्धाश्रम जाने का। मैंने फिर धीरे से उन्हें अपनी योजना बताई। उनका उत्साहित स्वर इस बात का गवाह था कि उन्हें एक दिशा मिल गई है जीने के लिए। आखिर वह दिन आ ही गया। सबकी 100% उपस्थिति ने तो मुझे चौंका ही दिया। पहले मैंने अपनी सास का परिचय कराया कि कैसे वह वर्तमान से शीघ्र ही घुल मिल जाती हैं। वे बोलीं, बेटा, औरत की भूमिका तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलती रहती है, इसीलिए हर बदलती भूमिका का स्वागत वह उत्साह से करती है। फिर मैंने उनके व्यस्त कार्यक्रम बताए, जैसे नाती पोतियों की पढ़ाई में मदद करना, त्यौहार पर खाना बनाने में मदद करना, कभी थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई करना और जितना शरीर में सामर्थ्य हो उतनी महिला मंडल के कार्यक्रमों में भाग लेना। फिर मेरी सासू माँ मुस्कुराते हुए बोलीं, अपने अधिकारों का ढोल पीटने की बजाय प्रेम की बीन बजाएं तो सब कुछ सरल हो जाएगा। बढ़ती उम्र के बदलते अधिकारों के सत्य को स्वीकारें। स्त्रियां तो बड़ी आसानी से स्वीकारती हैं, पर पुरुष इसे नहीं स्वीकार पाते और संसार से अलग थलग पड़ जाते हैं। ससुर जी की बातें प्रभावशाली थी। सभी का उत्साह काबिले तारीफ था। अनुभव का लेन देन शुरू हो गया। उनके हंसी ठहाकों और बातों का मैं शांत बैठकर आनंद ले रही थी। सच, अपनी उम्र के लोगों के बीच कितना सुकून महसूस कर रहे थे सब। एक बात पर सभी एक मत थे कि उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने वाली योजनाओं के बारे में ही सोचा। यदि खुशियां बनाए रखने वाली योजनाओं की खोज वह 20-25 साल की उम्र में कर लेते या कोई शौक पाल लेते तो यूं समय काटने को ना दौड़ता। फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगली बार मिलने की तारीख भी तय हो गई, प्लान बनते गए और एक क्लब की स्थापना भी हो गई। नाम के अनुसार ही उनका जोश और उत्साह देखने लायक था। खुशी के मारे तो मेरे पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। अचानक मैं अतीत से जागी। आज इस बात को लगभग 5 साल हो गए हैं। सभी बहुत व्यस्त हैं। तिवारी अंकल जी ने भी अपने जीने के लिए सीख लिया है। अब वो सुबह की सैर और योग के बाद तैयार होकर निकल पड़ते हैं। एक सामाजिक संस्था में निःशुल्क अकाउंट्स देखते हैं। शाम को अपने हमउम्र लोगों के साथ मनपसंद गेम खेलते हैं या सोसाइटी के बच्चों के साथ क्रिकेट में एम्पायर का रोल निभाते हैं। कभी उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं, कभी खुद सुनते हैं। तिवारी अंकल के साथ साथ लगभग सभी का यही हाल है। सभी
व्यस्त हैं। यदि कोई बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हो गया तो क्लब के सदस्य उनकी बारी बारी से देखभाल करते हैं। इससे घर वाले भी चिंता मुक्त रह पाते हैं। सोसाइटी की हरियाली और स्वच्छता तो देखते ही बनती है। कई अच्छे सामाजिक कार्यक्रम चलते हैं। सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सब कुछ मिलजुल कर होता है। वे सब मुझे अपना मार्गदर्शक कहते हैं और मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। उनकी आँखों में मेरे लिए प्यार और आदर है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।